इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं तारकाय के बारे में। तो एक पिछले वीडियो में हमने तारकाय का परिचय इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि तारकाय होते क्या हैं और इनमें क्या-क्या संरचनाएँ पाई जाती है। तो हमने कहा था कि केंद्र के नज़दीक जो तारे के समान जो कोशिकांग पाया जाता है जिसमें किसी तरह की कोई झिल्ली नहीं होती है और जो उसमें 2 तरह के बिंदु पाए जाते हैं तो उसको अपन तारकाय कहा था। तो तारकाय में होता क्या है कि जैसे एक बार आपसे बता दें इसके चारों ओर है वो सघन कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसमें 2 तरह के बिंदु पाए जाते हैं सूक्ष्म नलिकाओं से बने हुए। तो इन बिंदुओं को हम कहते हैं सेंट्रियोल या तारक केंद्र। तो ये देखो तारक केंद्र होते हैं 2। ये 2 तारक केंद्र है, ये दोनों तारक केंद्र है। इसमें एक बड़ा होता है जिसको अपन कहते हैं मात्र तारक केंद्र, जिसको अपन कहते हैं मदर सेंट्रियोल। और दूसरा थोड़ा छोटा होता है जिसको अपन कहते हैं पुत्री तारक केंद्र। पुत्री तारक केंद्र जिसको अपन कहते हैं डॉटर सेंट्रियोल। ये दोनों जो सेंट्रियोल है आपस में विशेष प्रोटीन से निर्मित फाइबर से जुड़े हुए होते हैं। इस तरह से ये फाइबर से जुड़े हुए होते हैं, फाइबर से जुड़े रहते हैं। इनके जो सिरे संपर्क में रहते हैं, जैसे इनके दोनों के सिरे आपस में नज़दीक है तो इन सिरों को तो कहेंगे समीपस्थ सिरे, और जो सिरे इनके दूर दूर पाए जाते हैं उनको हम कहेंगे दूरस्थ सिरे कहेंगे। तो इस तरह से हमारे ये जो एक तारकाय है, इस तारकाय में 2 बिंदु अर्थात 2 तारक केंद्र पाए जाते हैं। एक बड़ा होता है जिसको मात्र तारक केंद्र कहते हैं, दूसरा छोटा होता है जिसको पुत्री तारक केंद्र कहते हैं। दोनों तारक केंद्र समकोण पर पाए जाते हैं। देखो ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो दोनों समकोण पर या लंबवत पाए जाते हैं। आपस इनके जो समीपस्थ सिरे हैं वो फाइबर्स द्वारा आपस में कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, और दूरस्थ सिरे हैं वो दूर दूर या अलग अलग होते हैं। इनके चारों ओर ये जो है ये एक सघन कोशिका द्रव्य इनको घेरे हुए है। तो हमें बस अब ये संरचना पढ़नी है, इस तारक जो केंद्र है इसकी संरचना पढ़नी है हमें। तो हम पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है तारक केंद्र की संरचना। ये पढ़ेंगे अपन, जो तारक काय के अंदर जो 2 तारक केंद्र उपस्थित है सूक्ष्म नलिकाओं से बने हुए, उसकी संरचना देख लेते हैं हम। तो हम इसकी संरचना, पूरी संरचना ज्ञात करने के लिए इसके समीपस्थ सिरे को लेते हैं। जो इसका समीपस्थ सिरा है ये, इस सिरे को का हम इसकी संरचना को देखते हैं। तो होता क्या है इसमें देखो तो इसमें होता क्या है कि इसके समीपस्थ सिरे को देखें तो इसके जो तारक केंद्र होता है उसके बीचों बीच एक प्रोटीन से बना हुआ एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसको हम कहते हैं हब। इसको क्या कहेंगे? हब, HUB, हब, या इसको नाभि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभि, या इसको प्राथमिक तंतु भी कहते हैं। प्राथमिक इसको नहीं कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे हब या केवल नाभि कहेंगे भी इसको। हाँ, ये नाभि है। अब इस नाभि से क्या होते हैं, 9 तंतु निकले हुए रहते हैं चारों ओर इस तरह से। जैसे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8 और ये 9। चारों ओर से 9 तंतु निकले हुए रहते हैं, जैसे 9 छड़ें निकली रहती है इसके चारों ओर। इन छड़ों को हम कहते हैं स्पोक, या इनको हम छड़े भी कहते हैं। स्पोक्स या छड़ें निकली रहती है। इनकी संख्या कितनी होती है टोटल? 9 हैं कुल। ये चारों ओर निकले हुए हैं, देखो 9 स्पोक्स निकले हुए हैं। इनको प्राथमिक तंतु भी कहते हैं। प्राथमिक तंतु, क्योंकि ये जैसे तंतुनुमा है, प्रोटीन के बने हुए हैं। अब ये जो तंतु होते हैं, इन तंतुओं का जो ऊपरी भाग है वो बिल्कुल मोटा होता है, फुला हुआ रहता है इस तरह से, जिसको कहते हैं अक्ष स्थूलन। ये तो स्थूलन का मतलब मोटा रहता है इसका। जो ये अंतिम सिरा है ये मोटा है, इस तरह का मोटा बना हुआ है। इसको कह देंगे
एक्स स्थूलन देखो, और इन दोनों के बीच के अंदर एक स्थूलन और पाया जाता है जिसको हम कहेंगे वाई स्थूलन। दो एक्स स्थूलन के बीच में एक स्थूलन और पाया जाएगा जिसको हम कह देंगे वाई स्थूलन। ये देखो इस तरह से, ये दो के बीच में वाई स्थूलन और पाया जा रहा है, जो प्रोटीन के तंतु निकले रहे हैं और ये भी बीच में फूला हुआ है इस तरह से। इस तरह से है ये। तो ये तो हो गया देखो, ये हो गया इस स्पोक का जो सिरा फूला हुआ, इसको तो हम कहेंगे एक्स स्थूलन। दो एक्स स्थूलन के बीच में जो पाया जा रहा है उसको हम कह देंगे वाई स्थूलन। ये एक्स वाई स्थूलन कहाँ पाया जा रहा है? दो एक्स स्थूलन के बीच में पाया जा रहा है। ये दो एक्स स्थूलन के बीच में पाया जा रहा है ये वाई स्थूलन। अब जो ये एक्स स्थूलन है, बिल्कुल ये इसके पास में तीन तीन सूक्ष्म नलिकाओं के 9 जोड़े पाए जाते हैं। और ये जो जैसे मान लीजिए ये त्रिज्या है, इसको अपन एक बेलनाकार संरचना मान लें। इस बेलनाकार संरचना की त्रिज्या से 40 डिग्री के कोण पर बना हुआ, इस तरह से ये एक सूक्ष्म नलिका, ये दूसरी और ये तीसरी, इस तरह से 40 डिग्री के कोण पर झुकी हुई तीन तीन सूक्ष्म नलिकाओं के जोड़े पाए जाते हैं। जैसे पहला ये तीन तीन सूक्ष्म नलिकाओं के जोड़े हो गए, बिल्कुल इसे जुड़े हुए रहते हैं। ये जोड़ा, इसका जोड़ा ये हो गया, इसका जोड़ा, तीन तीन सूक्ष्म नलिकाओं के देखो ये 9 जोड़े पाए जा रहे हैं। इसी तरह से इसके ऊपर ये 9 जोड़े हो गए, तीन तीन सूक्ष्म नलिकाओं के 9 जोड़े हो गए। इन सूक्ष्म नलिकाओं को क्या कहते हैं? इसको देखो कहेंगे, इसको ए, पहले को कहेंगे ए, दूसरे को कहेंगे बी और तीसरे को कह देंगे सी। तो तीन तीन सूक्ष्म नलिकाओं के 3 जोड़े हो गए। जैसे ए, फिर यहाँ पर बी होती है और फिर होती है आपकी सी, इस तरह से ए, बी और सी। इस तरह तीन तीन सूक्ष्म नलिकाओं के जोड़े हैं। जो ए सूक्ष्म नलिका है वो सी से जुड़ी रहती है एक लिंकर से। जैसे ए है ना, ये सी से जुड़ी हुई है इस तरह से। इसकी जो सी है वो इसके ए से जुड़ी हुई है, इसकी सी है वो इसके ए से जुड़ी हुई है, इसकी सी है वो इसके ए से जुड़ी हुई है, इसकी सी है वो इसके ए से जुड़ी हुई है, इसकी सी इसके ए से जुड़ी हुई है, इस तरह से। इसकी जो सी है वो इसके ए से जुड़ी हुई है और इसकी सी है उसके ए से जुड़ी है और इसकी सी इसके ए से जुड़ी हुई है। इस तरह से जुड़ी हुई रहती है आपस में कनेक्टेड। यानी एक सूक्ष्म नलिका का ए सूक्ष्म नलिका दूसरे समूह की सी सूक्ष्म नलिका से जुड़ा रहता है। तो हम इसको क्या कहेंगे? देखो ये है सूक्ष्म नलिकाओं से बना त्रिक समूह। त्रिक समूह का मतलब तीन तीन सूक्ष्म नलिकाओं के जोड़े से बना हुआ है। ये तीन तीन सूक्ष्म नलिकाओं के जोड़े से बना हुआ है। तो ए सूक्ष्म नलिका दूसरे समूह के बीच से जुड़ी रहती है, जो ये इनको जोड़ने का काम करता है। इसको हम कहेंगे ए सी लिंकर। इसको हम क्या कहेंगे? ए सी लिंकर, या इसको कहेंगे द्वितीयक तंतु, सेकेंडरी फाइबर भी इसको कहेंगे। द्वितीयक तंतु या सेकेंडरी फाइबर भी इसको कह देंगे। तो इस तरह से 9 सूक्ष्म नलिकाओं, तीन तीन सूक्ष्म नलिकाओं के 9 समूह पाए जाते हैं। ये तो टोटल त्रिक समूह कितने हो गए? ये चारों ओर देखो आप 9 समूह पाए जाएंगे। प्रत्येक समूह में तीन तीन सूक्ष्म नलिकाएं होंगी। इस तरह से टोटल कितनी होगी? 9 30 27 27 सूक्ष्म नलिकाएं टोटल पाई जाएगी। यानी तीन तीन सूक्ष्म नलिकाओं के 9 जोड़े पाए जाते हैं। इस जो एक्स स्थूलन है, इस एक्स स्थूलन से ये जुड़े हुए रहते हैं। अभी ये जो एक्स, दो एक्स स्थूलों के बीच में वायु स्थूलन है, ये वायु स्थूलन किसको सपोर्ट करता है? ये यहाँ पर देखो इस तरह से, ये एक्स स्थूलन वो यहाँ से इसको जुड़ा हुआ है, सपोर्ट कर रहा है यहाँ से, ये इस तरह से।
इसको जोड़े हुए रखता है ताकि इसको सपोर्ट मिले। वायु स्तूलन AC लिंकर से जुड़ा रहता है। ये वायु स्तूलन किससे जुड़ा हुआ है? AC लिंकर से जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए ये वायु स्तूलन है जो हम दो अक्षीय स्तूलन के बीच में बोल रहे हैं, ये इस AC लिंकर से जुड़ा हुआ है। इस तरह से आप देखते हो तो एक बैलगाड़ी के पहिए की जैसी संरचना बनती है। इस संरचना को यही है तारक केंद्र की संरचना, जिसमें त्रिक समूह होता है। 9 तो त्रिक समूह होते हैं। एक ऐसी लिंकर है, 2 जो समूह को जोड़ रहा है बीच में, बीचों बीच इसके केंद्रीय हब है। केंद्रीय हब से 9 डंडे निकले हुए जिनको स्पोक्स कहते हैं या प्राइमरी तंतु कहते हैं। और अब इसके चारों ओर जो सघन कोशिका द्रव्य है वो इकट्ठा रहता है। हम कह रहे हैं जिसको अपन क्या कह रहे हैं? सेंट्रोस्फीयर। ये जो कोशिका द्रव्य इकट्ठा है इसको अपन कहते हैं सेंट्रोस्फीयर। जो कोशिका द्रव्य इकट्ठा है इसके चारों ओर देखो। तो अब आप इसमें क्या क्या लिख सकते हो? देखो ये हमने एक डायग्राम बना लिया है किसका? एक तारक केंद्र का। ये चित्र किसका है? तारक केंद्र का की संरचना का। तो बहुत इजी संरचना है इसकी। देखो अब आप इसमें क्या लिख सकते हो? इसमें इसको इस तरह से लिख सकते हो आप कि तारक केंद्र के समीपस्थ सिरे पर एक गोलाकार चक्रीय संरचना पाई जाती है, प्रोटीन से बनी हुई संरचना पाई जाती है। ये चक्र के रूप में पाई जा रही है ना, जो बैलगाड़ी के पहिए के समान रचना बनाती है। चक्र के समान देखो, ये इस समीपस्थ सिरे को देखें तो यहाँ पर एक चक्रीय संरचना पाई जाती है प्रोटीन से निर्मित, जो बैलगाड़ी के पहिए के समान रचना बनाती है। इसके केंद्र भाग में एक छड़, गोलाकार छड़ होती है, बेलनाकार, जिसको हम हब कहते हैं या नाभि कहते हैं। इस नाभि से प्रोटीन से बने हुए 9 तंतु निकलते हैं जिनको स्पोक्स या छड़ें कहते हैं टोटल। प्रत्येक स्पोक्स का जो शीर्ष भाग होता है वो फुला हुआ रहता है जिसको एक्स स्तूलन कहते हैं। यानी स्पोक्स का जो बाहरी भाग होता है ना वो फुला हुआ रहता है या मोटा रहता है जिसको एक्स स्तूलन कह रहे हैं। 2 एक्स स्तूलनों के बीच में वाई स्तूलन पाया जाता है। ये वाई स्तूलन हो गया। अब देखिए तारक केंद्र के परिधीय भाग की ओर, तारक केंद्र के परिधीय भाग की ओर 3 सूक्ष्म नलिकाओं के 9 समूह पाए जाते हैं। तारक केंद्र के परिधीय भाग की ओर 3 सूक्ष्म नलिकाओं के 9 समूह पाए जाते हैं। इन ये समूह होते हैं A, O, B और C, 3 सूक्ष्म नलिकाओं के बने होते हैं जिनको त्रिक समूह कहते हैं। ये जो त्रिक समूह है ये एक्स स्तूलन से जुड़े हुए रहते हैं और त्रिक समूह आपस में एक AC लिंकर से जुड़े होते हैं। AC का मतलब एक की तो A सूक्ष्म नलिका और दूसरे की C सूक्ष्म नलिका। एक समूह त्रिक समूह की A दूसरी समूह के C से जुड़ी रहती है। एक त्रिक समूह की A सूक्ष्म नलिका दूसरे त्रिक समूह की C सूक्ष्म नलिका से जुड़ी हुई रहती है। इस तरह से ये आपस में कनेक्टेड रहती है। तो ABC 3 सूक्ष्म नलिकाएं यहाँ पर पाई जाती है। तो 9 सूक्ष्म नलिकाओं के समूह हो गए। देखो इसके बीच में कोई सूक्ष्म नलिका नहीं पाई जाती है। जो तारक केंद्र होते हैं उसके बीचों बीच कोई सूक्ष्म नलिका नहीं है। ये प्रोटीन से बना हुआ एक हब है, सूक्ष्म नलिका नहीं है। इस कारण ये जो व्यवस्था है इसको हम कहेंगे 9+0 की व्यवस्था कहेंगे। इसको 9+0 की व्यवस्था कहेंगे। ये जो सूक्ष्म नलिकाएं होती है ये एक प्रोटीन होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, उसके बनी हुई होती है। ठीक है, तो उस ट्यूबुलिन प्रोटीन और कुछ लिपिड के इसमें तंतु पाए जाते हैं। तो इस तरह से 9 सूक्ष्म नलिकाओं के समूह होते हैं। ये देखो अगर अपन एक सिंगल सूक्ष्म नलिका की बात करें, एक सिंगल की, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13, इसमें 13 एक अगर हम सूक्ष्म नलिका की बात करें ना तो
तो उसमें 13 तंतु होते हैं। ये एक सूक्ष्म नलिका बन रही है, फिर इसमें दूसरी सूक्ष्म नलिकाएं बनती है। ये इस तरह से इस तरह से ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसमें 13 तंतु होते हैं, इसमें 13 तंतु होते हैं। जो बीच वाली होती है ना, बी वाली, इसमें 2 तंतु इसके काम आ जाते हैं, 2 तंतु इसका साझा कर लेती है, इसलिए इसमें 9 तंतु होते हैं। 13 9 इसमें 13, यानी प्रत्येक सूक्ष्म नलिका में वैसे 13 तंतु ही होते हैं, लेकिन जैसे बीच वाली होती है ना, तो उसमें एक के और सी के 2 तंतु साझा कर लेती है, इसलिए 9 और 4 13। ये इसमें खुद में 9 ही होते हैं, 2 इसके और 2 इसके। तो इस तरह से ए बी सी ये इसके अंदर एक त्रिक समूह पाया जाता है। तो आज तो केवल आप इसकी संरचना को देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कम्प्लीटली आपको लिखवाएंगे कि इसमें आखिर होता क्या है। तो अब एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ कि तार केंद्र के समीप सिरे के में जो बिल्कुल बीच में एक चक्रीय रचना पाई जाती है प्रोटीन से बनी हुई, जो कि बैलगाड़ी के पहिए के समान संरचना पाई जाती है। बैलगाड़ी का पहिया है। इस बैलगाड़ी के पहिए के समान रचना के बीचों बीच एक केंद्रीय छड़ या नाभि पाई जाती है, जिसको हब कहते हैं। ये एक रोड पाई जाती है, एक बेलनाकार रोड पूरी तरह से इसके अंदर। ये रोड एक रोड या जिसको अपन कहेंगे सेंट्रल छड़ पाई जाती है, या केंद्रीय छड़ पाई जाती है, जिसको हब या नाभि कह रहे हैं। इसके 9 स्पोक निकले हुए हैं। इस स्पोक का परिधीय भाग फुला हुआ है, जिसको एक्सिस तुलन कह रहे हैं। 2 एक्सिस तुलन के बीच में वाई तुलन पाया जा रहा है। और अभी इसी तार केंद्र के परिधीय भाग पर 9 सूक्ष्म नलिकाओं 3 सूक्ष्म नलिकाओं के 9 समूह पाए जा रहे हैं। ये एक समूह पाई जाती है जिसमें 3 सूक्ष्म नलिकाएं ए बी सी पाई जा रही है। ए सूक्ष्म नलिका दूसरे समूह के सी से जुड़ी रहती है, अर्थात इस तरह से आपस में कनेक्टेड रहती है। और जो वायु स्तुलन है, वो जो एसी लिंकर है, जो दोनों समूह को आपस में जोड़ रहा है, उसको सपोर्ट करने का काम करता है, या उसको जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये हमारे एक तारक केंद्र की रचना है। अब इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको आपको लिखवा देंगे।